Friends, if you want to prepare for UPSC for free, then subscribe to this channel right now. I have already done it. Thank you. अभिवादन। आज हम प्रताप सर द्वारा भेजे गए कुछ बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों के गंभीर सवालों से लेकर हमारी सड़कों पर बस सुरक्षा की चिंताएं। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। बिल्कुल। और फिर वो एक बड़ी द्वीप परियोजना है ग्रेट निकोबार वाली, उसके नफे नुकसान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अनोखी पहल भी है। हाँ, काफी कुछ है आज। हाँ। तो कई पहलू हैं जिन्हें हम देखेंगे आज। बिल्कुल। इन सभी विषयों पर जो जानकारी सामने आई है, हम उसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद ये है कि ये जो अलग अलग से दिख रहे हैं मुद्दे, इनके बीच का कोई कनेक्शन है क्या, या इनका व्यापक असर क्या हो सकता है, उसको समझें। हाँ। तो चलिए इन स्रोतों में जो बातें छिपी हैं उनको एक एक करके खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। चलिए पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। जानकारी में 23 for 23 नाम की एक पहल का जिक्र है। ये क्या है और क्यों खास लग रहा है ये? हाँ, ये 23 for 23 ये पर्यावरण मंत्रालय का एक डिजिटल अभियान है और ये जुड़ा है 23 अक्टूबर से। 23 अक्टूबर? जी। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, तो उससे ये जुड़ा है। अच्छा। इसका आइडिया बड़ा सरल और सुंदर है। लोगों को, संस्थाओं को, समुदायों को प्रेरित करना कि वो 23 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि करें। 23 मिनट? हाँ, 23 मिनट। चाहे वो योग हो, दौड़ना हो, साइकिल चलाना हो, कुछ भी। और ये वो हिम तेंदुओं के नाम समर्पित करें। अच्छा। असल में इसका मकसद है इन शानदार जीवों के लिए जो खतरे में भी हैं, उनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। 23 तारीख 23 मिनट हिम तेंदुओं के लिए। ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और हिम तेंदुए इस समय चर्चा में क्यों है? सिर्फ इस अभियान की वजह से या कोई और भी कारण है? अभियान तो है ही, पर एक और बहुत बड़ी वजह भी है। जैसा कि इन रिपोर्ट्स में पता चला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हिम तेंदुओं की वैज्ञानिक गणना हुई है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर? जी हाँ, और इसके जो नतीजे हैं वो वाकई उम्मीद जगाने वाले हैं। देश में कुल 718 हिम तेंदुए गिने गए हैं। 718? वाह। हाँ, तो ये आंकड़ा न सिर्फ हमें एक बेसलाइन देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि शायद जो संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। 718, ये तो वाकई अच्छी खबर है। सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए ये, और क्या ये सिर्फ भारत में ही मिलते हैं? इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पता चली? सबसे ज्यादा संख्या लद्दाख में दर्ज हुई है। लद्दाख में? अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। और नहीं, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये मध्य और दक्षिण एशिया के करीब 12 देशों में पाए जाते हैं। इनको रेंज कंट्रीज कहते हैं। 12 देश? जी, 12। इसमें अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत तो है ही, फिर काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब शामिल हैं। पूरी एक लिस्ट है। हाँ। इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा यून्सिया। और जो IUCN है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, हाँ, वो इन्हें वल्नरेबल श्रेणी में रखता है। इन पर खतरा बना हुआ है। वल्नरेबल? हाँ। और इन्हें पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये अपने बर्फीले इलाके में ऐसे घुल मिल जाते हैं, कमाल का छलावरण कैमोफ्लाज करते हैं कि आसानी से नजर ही नहीं आते। सही बात है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि बाकी बड़ी बिल्लियों जैसे शेर या बाघ, उनके उलट ये दहाड़ते नहीं है। दहाड़ते नहीं है? ये तो सचमुच अनोखी बात है ना? और ये जो 12 देश हैं, ये मिलकर इनके बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई साझा प्रोग्राम वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ये सभी 12 देश एक साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। उसे कहते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, यानी GSLEP। GSLP? जी। भारत 2013 से इसका सदस्य है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसका लक्ष्य सिर्फ हिम तेंदुओं को बचाना नहीं, बल्कि उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, हाँ, पूरा पर्यावरण, बिल्कुल, उसको बचाना है, जो कि मध्य एशिया के पहाड़ी पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। संरक्षण की इन अच्छी, उम्मीद जगाने वाली बातों से अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो सीधे तौर पर हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा है और बेहद चिंताजनक है। जी।
हाल में चलती बसों में आग लगने की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। जैसे वो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद बेंगलुरु रूट पर दुर्घटना हुई थी। हाँ, जिसमें कई जाने गईं। हाँ, 20 जानें चली गईं। या राजस्थान में भी जैसलमेर जोधपुर बस हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार इन हादसों के पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं? देखिए, जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो है बसों में किए जाने वाले मॉडिफिकेशंस, खासकर जो लंबी दूरी की स्लीपर बसें होती हैं उनमें। मॉडिफिकेशन मतलब ये कि कई बस ऑपरेटर्स क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए सिर्फ चेसिस और इंजन खरीदते हैं किसी बड़ी कंपनी का। अच्छा, सिर्फ ढांचा और इंजन। हाँ, और फिर बाहर की जो वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे दिल्ली में करोल बाग फेमस है या जयपुर जोधपुर की दुकानें हैं, वहां से बस की पूरी बॉडी बनवा लेते हैं। ओहो। ये तरीका उन्हें फैक्ट्री में बनी बनाई बस से सस्ता पड़ता है। लेकिन सस्ता बनाने के चक्कर में सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़, ये मॉडिफिकेशन खतरनाक कैसे साबित हो रहा है? मतलब क्या गड़बड़ होती है इनमें? खतरा कई लेवल पर बढ़ जाता है। पहली बात तो ये कि ये जो बाहरी बॉडी बनाने वाली दुकानें हैं, वो अक्सर सुरक्षा मानकों का, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करती। अच्छा। जानकारी ये बताती है कि इनमें घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता है। ऐसा प्लास्टिक, ऐसा फाइबर, लकड़ी का इंटीरियर, पर्दे जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे। दूसरी बड़ी समस्या है वायरिंग की। वो अक्सर बहुत लापरवाही से की जाती है, उससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी बात, बसों की जो ओरिजिनल बनावट होती है उसमें अनधिकृत बदलाव कर देते हैं, जैसे ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा स्लीपर बर्थ्स बना दी। हाँ, सीटें बढ़ाने के लिए। हाँ, तो उससे अंदर चलने फिरने का जो रास्ता होता है, पैसेज, वो बिल्कुल संकरा हो जाता है। आपात स्थिति में निकलना मुश्किल। सही बात है। और कई बार तो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक तक लगा दिए जाते हैं अनधिकृत रूप से। तो ये सब मिलकर एक तरह से एक चलती फिरती आग का गोला बना देते हैं बस को। ये तो वाकई भयानक लापरवाही है। क्या इन बदलावों को लेकर कोई सरकारी नियम कानून या स्टैंडर्ड्स नहीं है जिनका पालन होना चाहिए? मतलब कुछ तो होगा। तो बिल्कुल है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यानी AIS तय कर रखे हैं। AIS? जी, ये स्टैंडर्ड्स बस की बनावट की मजबूती, आग से बचाव के लिए कैसा मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी, और सबसे जरूरी आपातकालीन निकास मतलब इमरजेंसी एग्जिट, उसके प्रावधान तय करते हैं। इमरजेंसी एग्जिट कितने होने चाहिए? जैसे नियम के मुताबिक हर बस में कम से कम 4 निकास द्वार होने चाहिए। 2 तो मुख्य दरवाजे हो गए। हाँ। और 2 ऐसी खिड़कियां होनी चाहिए जिन्हें इमरजेंसी में आसानी से तोड़ा जा सके, कोलैप्सिबल विंडो। अच्छा, 4 एग्जिट पॉइंट। जी, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन बाहरी बॉडी शॉप्स में इन नियमों की खुले आम अनदेखी होती है। इन बसों की कोई क्रैश टेस्टिंग भी नहीं होती, जबकि जो कंपनी पूरी बस बनाकर बेचती है उसकी होती है। सही। और ऊपर से जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं उनको भी अक्सर आपात स्थिति से निपटने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यानी ये एक पूरी व्यवस्था की विफलता लगती है, जहां कॉस्ट कटिंग के लिए सेफ्टी को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। बिल्कुल, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। देखिए, नियमों का होना एक बात है और उनका सख्ती से पालन करवाना, एनफोर्समेंट, वो दूसरी बात है। सही कहा। जब तक एनफोर्समेंट मजबूत नहीं होगा और ऐसी लापरवाही के लिए कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक शायद ये स्थिति सुधरना मुश्किल है। सुरक्षा से जुड़ा एक और बेहद गंभीर और परेशान करने वाला मुद्दा बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों का है, खासकर ये जो दूषित दवाओं वाला मामला है। हाँ। जानकारी में मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों का जिक्र है। ये क्या मामला है और क्या सवाल खड़े कर रहा है? हाँ, ये बहुत ही दुखद मामला है। मध्य प्रदेश में कथित तौर पर एक खास कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई। 25 बच्चे? जी, ये घटना इस बात पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? क्या वो दवा कंपनी जिसने वो सिरप बनाया, या वो डॉक्टर जिसने, जैसे इस सोच में जिक्र है, प्रति बोतल 50 रुपए कमीशन देकर वो दवा लिखी? कमीशन लेकर? हाँ, ऐसा सोच में बताया गया है। या फिर हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और राज्यों के ड्रग कंट्रोल विभाग, जिनका काम ही दवाओं की क्वालिटी सुनिश्चित करना है। ये जिम्मेदारी की जो लाइनें हैं वो बहुत धुंधली नजर आती हैं यहाँ। ये वाकई एक उलझावा और गंभीर सवाल है। क्या भारत में बच्चों पर दवाओं के असर को लेकर अलग से कोई रिसर्च या नियम है, जैसे शायद विदेशों में हो? यहीं पर एक बड़ी चिंताजनक कमी नजर आती है। जानकारी के अनुसार भारत में अक्सर बच्चों की दवाएं या तो वयस्कों पर किए गए ट्रायल के आधार पर, अच्छा, या फिर विदेशी डेटा के आधार पर ही अप्रूव कर दी जाती हैं। जबकि ये बिल्कुल संभव है कि भारतीय बच्चों की शारीरिक बनावट,
उनका न्यूट्रिशन लेवल, उनके जेनेटिक फैक्टर्स, यहाँ का पर्यावरण, ये सब अलग हों, हाँ बिल्कुल। जिसके कारण दवाओं का असर भी अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर यूरोपियन यूनियन में पीडियाट्रिक यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशन यानी पूमा जैसी व्यवस्था है। प्यूमा? हाँ, PUMA, पूमा। और अमेरिका में भी बच्चों की दवाओं पर रिसर्च और उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत कड़े कानून हैं। भारत में इस तरह के फोकस्ड अप्रोच की कमी महसूस होती है। हालांकि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ एंटी कोल्ड दवा कॉम्बिनेशन पर रोक जरूर लगाई है। अच्छा, रोक लगी है? हाँ, पर इस बारे में अभी डॉक्टरों तक में भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है, ऐसा लगता है। क्या इस मामले में हमारे संविधान में भी कोई दिशा निर्देश है, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर? हाँ, जानकारी में संविधान के अनुच्छेद 39F का उल्लेख है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DSP का हिस्सा है। आर्टिकल 39F? जी, ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दे और उन्हें शोषण से बचाए। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये सीधे सीधे राज्य की इस जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती हैं। सही बात है। और ये मामला सिर्फ एक सिरप तक ही सीमित नहीं है। ये फार्मा सेक्टर में जो क्वालिटी कंट्रोल की व्यापक समस्या है उसकी ओर भी इशारा करता है। अच्छा, मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे बद्दी, रोपड़, मोहाली जैसे इलाकों में कई अवैध या घटिया दवा फैक्ट्रियों का चलना, ये खबरें आती रहती हैं। सही बात है। और लागत घटाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करना, जैसे कफ सिरप में इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट डाइथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देना जो जहरीला होता है, या देसी दवाओं के नाम पे स्टेरॉइड बेचना, ये सब समस्याएं भी उजागर हुई हैं। तो ये दिखाता है कि रेगुलेशन और एनफोर्समेंट में कितनी बड़ी चूक है। यानी बस सुरक्षा हो या दवा सुरक्षा, रेगुलेशन और उसके पालन की कमी ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। बिल्कुल। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। इस पर काफी चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस पर 2 तरह की राय क्यों है, मतलब क्या है ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, हाँ, सबसे नीचे वाला, जी, उस पर एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने का प्रस्ताव है। इसमें गैलाथिया बे में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल मतलब बड़े जहाजों का माल छोटे जहाजों पर लादने वाला? बिल्कुल सही, जहां बड़े जहाजों से माल उतार कर छोटे जहाजों पर लादा जाता है ताकि वो आगे भेजा जा सके। इसके अलावा एक नया हवाई अड्डा, पूरी टाउनशिप और एक पावर प्लांट भी शामिल है। बाप रे, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा। अब इस पर राय बटी हुई है। एक तरफ है पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता, हाँ। वो चिंता जता रहे हैं कि इससे वहां की जो प्राचीन वर्षा वन है वो कटेंगे। लुप्तप्राय लेदरबैक समुद्री कछुए, उनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो तबाह होंगे। कछुओं के लिए भी खतरा। जी, और सबसे संवेदनशील मुद्दा है वहां रहने वाली शोम्पेन जनजाति का। शोम्पेन जनजाति, हाँ सुना है, PVTG है शायद। बिल्कुल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, उनका जीवन और उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, ये चिंता है। ये तो एक पहलू हुआ। और दूसरी तरफ क्या तक दिए जा रहे हैं सहपक्ष में? दूसरी तरफ सरकार और इस प्रोजेक्ट के जो समर्थक हैं वो इसे राष्ट्रीय हित और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। राष्ट्रीय हित कैसे? उनका कहना है कि ये ट्रांसशिपमेंट हब अगर बन गया तो भारत की जो निर्भरता है सिंगापुर, कोलंबो और मलेशिया के क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर, हाँ, अभी तो वहीं जाता है ज्यादातर माल। बिल्कुल, वो निर्भरता कम होगी। इससे काफी विदेशी मुद्रा बचेगी। ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनाएगा। अच्छा। साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और सबसे अहम, रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत होगी। स्ट्रेटेजिकली कैसे? देखिए, ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट, लुम्बोक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग हैं। हाँ, बहुत ट्रैफिक रहता है वहाँ। जी, उनके बहुत करीब है। तो यहाँ एक बड़ा बेस होने से इस क्षेत्र में खासकर चीन की जो बढ़ती मौजूदगी है उसके मुकाबले भारत की नौसैनिक और आर्थिक पकड़ मजबूत होगी, ये तर्क है। लेकिन जानकारी में एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी के विश्लेषण का भी जिक्र है। वो पर्यावरण या सुरक्षा से ज्यादा इसकी आर्थिक व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं। ये क्या दृष्टिकोण है? हाँ, ये विश्लेषण इस बहस में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जोड़ता है। ये जो पूर्व नौसेना अधिकारी हैं
वो पर्यावरण या सुरक्षा की चिंताओं से अलग सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता पर, मतलब इकोनॉमिक फीजिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी मतलब चलेगा या नहीं? केरल के वल्लारपदम पोर्ट का उदाहरण देते हैं। वल्लारपदम कोची वाला? जी, जिसे ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक ट्रैफिक आकर्षित नहीं कर पाया। हाँ, सुना था उसके बारे में। उनका कहना है कि कोलंबो या सिंगापुर जैसे सफल हब इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके पास एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क है, फीडर जहाज़ों का जाल है जो बड़े बंदरगाहों से छोटे बंदरगाहों तक माल ले जाते हैं, और उनके आसपास एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक आधार है जहां से माल आता जाता है। अच्छा, पूरा इकोसिस्टम चाहिए। बिल्कुल। तो ग्रेट निकोबार के साथ क्या चुनौतियां हैं इस नजरिए से? इस विश्लेषण के अनुसार ग्रेट निकोबार के साथ कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। पहली, ये भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर। हाँ, काफी दूर है। तो यहाँ लॉजिस्टिक्स जैसे ईंधन पहुंचाना, पोर्ट पर काम करने वाले लोगों को बसाना, खाली कंटेनरों को लाना ले जाना, ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा। दूसरी, दुनिया की जो बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं, कैरियर्स, उनको इस नए और इतने अलग थलग पड़े पोर्ट पर आने के लिए लुभाना बहुत मुश्किल होगा। शायद उन्हें भारी सब्सिडी देनी पड़ेगी। तीसरी, इसकी जो आइसोलेटेड लोकेशन है वो ही अपने आप में एक बाधा है। और चौथी, ये पूरा इलाका भूकंप और सुनामी के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। सीस्मिक जोन 5 में आता है ये। जोन 5 यानी हाई रिस्क। जी, तो इतने बड़े निवेश के लिए ये एक अतिरिक्त जोखिम है। और अधिकारी का ये भी मानना है कि निगरानी और उपस्थिति के लिए भारतीय नौसेना का जो मौजूदा बेस है, INS बाज, वो वहां पहले से ही काम कर रहा है। INS बाज? हाँ जी। तो उनका मूल सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई उतना फायदेमंद होगा जितना बताया जा रहा है, या ये एक मिराज यानी मृग तृष्णा साबित हो सकता है, मिराज, जिसे चलाने के लिए लंबे समय तक सरकारी खजाने से भारी पैसा लगाना पड़ेगा और शायद जो अपेक्षित आर्थिक रिटर्न है वो कभी ना मिले। ये वाकई एक सोचने वाला नजरिया है। मतलब सामरिक जरूरत अपनी जगह, लेकिन आर्थिक हकीकत भी देखनी होगी। बिल्कुल। चलिए अब विकास की इन बड़ी योजनाओं से हटकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर की ओर मुड़ते हैं। जानकारी में ज्ञान भारतम मिशन का उल्लेख है, ये किस बारे में? ज्ञान भारतम मिशन ये संस्कृति मंत्रालय की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। अच्छा, बजट में आया था। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की जो विशाल और अमूल्य पांडुलिपि विरासत है, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, पांडुलिपि विरासत, हाँ, उसको सहेजना। हाँ। इस मिशन के तहत देश भर में फैली पांडुलिपियों को खोजा जाएगा, उनकी लिस्टिंग होगी, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाएगा और सबसे अहम काम, उन्हें डिजिटाइज किया जाएगा। डिजिटाइज मतलब स्कैन करके ऑनलाइन? हाँ, एक तरह से वही। इसके लिए देश भर के करीब 20 प्रमुख संस्थानों के साथ MOU साइन करने की योजना है ताकि ये काम बड़े पैमाने पर हो सके। पांडुलिपि से ठीक क्या मतलब है और इन्हें डिजिटाइज करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मतलब क्यों जरूरी है ये? पांडुलिपि का सीधा सा मतलब है हाथ से लिखी हुई कोई भी रचना जो कम से कम 75 साल पुरानी हो। 75 साल पुरानी? अच्छा। हाँ, और ये किसी भी चीज पर लिखी हो सकती है, कागज पर, पेड़ की छाल पर जैसे भोजपत्र, हाँ, भोजपत्र, कपड़े पर, धातु की चादरों पर या ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्ते, वाह। जी, एक अनुमान है कि भारत में ऐसी करीब 50 लाख पांडुलिपियां मौजूद हैं। 50 लाख? 50 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये दुनिया का सबसे बहुत पांडुलिपि भंडार है। अब इन्हें डिजिटाइज करना कई कारणों से जरूरी है। एक तो ये बहुत पुरानी और नाजुक होती हैं। हाँ, खराब हो सकती हैं, बिल्कुल समय के साथ नष्ट हो सकती हैं। तो डिजिटाइजेशन इन्हें डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा, जैसे हम अपनी पुरानी तस्वीरों को स्कैन करके रख लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बैकअप बन जाता है। वही। दूसरा, डिजिटाइजेशन से एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनेगी। डिजिटल रिपोजिटरी? हाँ, इससे ये जो ज्ञान है जो अभी शायद कुछ लाइब्रेरियों या निजी संग्रहों तक ही सीमित है, वो दुनिया भर के शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। सही बात है, ज्ञान सबके लिए। जी, ये वास्तव में 2003 में एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू हुआ था। अच्छा, पहले भी हुआ था? हाँ, उसी का ये अगला ज्यादा व्यापक और तकनीकी रूप से उन्नत चरण है। ये हमारी ज्ञान परंपरा को भविष्य के लिए सहेजने और सुलभ बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। अपनी जड़ों को सहेजने का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। जानकारी में अंत में 2 और छोटे बिंदुओं का भी जिक्र है, एक मिसाइल और एक नौसैनिक अभ्यास। संक्षेप में इनके बारे में भी जान लेते हैं।
हाँ, पहला है टोमाहॉक मिसाइल। टोमाहॉक। जी, ये अमेरिका की बनाई हुई एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। ये किसी भी मौसम में काम कर सकती है और सबसोनिक गति से, मतलब आवाज की गति से कम स्पीड से उड़ती है। क्रूज मिसाइल। हाँ, इसे जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी एक खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद भी उड़ान के दौरान इसका टारगेट बदला जा सकता है। मतलब रिप्रोग्राम किया जा सकता है। जी, या जरूरत पड़ने पर मिशन को रद्द भी किया जा सकता है। हाल ही में ये यूक्रेन को इसकी संभावित सप्लाई को लेकर चर्चा में थी, खासकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान के बाद। अच्छा, यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। जी। और दूसरा बिंदु? दूसरा है जिमेक्स। जिमेक्स, JIMEX। बिल्कुल, ये भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक नियमित समुद्री अभ्यास है, रेगुलर एक्सरसाइज है। भारत और जापान? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल और इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता विकसित करना। अच्छा, साथ में काम करने की प्रैक्टिस। जी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बढ़ती रणनीतिक साझेदारी है, हाँ। उसके लिहाज से ये अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आज हमने कई अलग अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। हिम तेंदुओं जैसी वन्य जीवों के संरक्षण की नई उम्मीद से लेकर हमारी रोजमर्रा की यात्रा में छिपे सुरक्षा के खतरों तक, जी, ग्रेट निकोबार जैसी विशाल परियोजनाओं के मतलब रणनीतिक सपनों और आर्थिक हकीकतों के बीच के द्वंद्व से लेकर बिल्कुल अपनी हजारों साल पुरानी ज्ञान संपदा को डिजिटल युग में सहेजने की कोशिशों तक। बिल्कुल। और हर चर्चा देखिए कहीं न कहीं कुछ बुनियादी सवालों पर आकर टिकती है। जैसे कि विकास की जो आकांक्षाएं हैं और पर्यावरण या स्थानीय समुदायों के जो अधिकार हैं, उनके बीच सही संतुलन कैसे बने। हाँ, ये हमेशा का सवाल है। बिल्कुल। या फिर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन कैसे करवाया जाए, खासकर जब लागत कम करने का दबाव इतना ज्यादा हो। और इस तकनीकी प्रगति और सूचना के विस्फोट के दौर में हम अपनी सबसे कीमती चीजें, जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और अपनी सांस्कृतिक पहचान, इनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जब अक्सर आर्थिक लाभ के जो तर्क हैं वो ज्यादा भारी पड़ते दिखते हैं। ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद आज की बातचीत से एक अंतिम विचार श्रोताओं के मन में गूंजता रहे। जी, क्या हम जानकारी के इस अथाह सागर में गोते लगाते हुए उन चीजों पर वाकई पर्याप्त ध्यान दे पा रहे हैं जो असर में मायने रखती हैं, जैसे जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार और अपनी सांस्कृतिक जड़ें? या फिर तात्कालिक लाभ, बड़ी बड़ी घोषणाएं और सनसनीखेज खबरें ही हम पर हावी हो रही हैं? बहुत गहरा सवाल है ये, सोचने वाली बात है। अच्छा, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जी हाँ, जरूर। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। प्रताप सर आपके सभी मैसेज को पढ़ते हैं। हाँ, आपके सवालों का स्वागत है। तो अगले सत्र तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। अलविदा। अलविदा।